दोस्तों, आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे जो मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया होती है, जो जीवन के लिए एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया होती है। श्वसन तंत्र या श्वासोच्छ्वास, सांस लेना और सांस को छोड़ना ही श्वासोच्छ्वास कहलाती है। मानो इसके जो अंग होते हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे नाक, स्वरयंत्र, श्वसन नलिका, वाइन पाइप और फुसफुस आदि शामिल हैं। शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान इस तंत्र का मुख्य कार्य है। इसके जो फिगर है उसको देखिए, नोज, माउथ और ट्रैकिंग और लंग और डायफ्राम। इसके द्वारा जो सांस लेने का सही तरीका होता है वो नाक के द्वारा ही सांस को लिया जाना चाहिए। मुख के द्वारा सांस लेना एक गलत प्रक्रिया होती है, क्योंकि नाक के द्वारा सांस लेने पर जो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, जो वायु में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण रहता है, जैसे वायु में धूल कण अन्य होता है, वो हमारे नाक में जो बाल होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, जिसके द्वारा हमें शुद्ध वायु मिलती रहती है और ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मुख से सांस नहीं लेना चाहिए। नाक द्वारा संपादित जो कार्य होता है उसके बारे में, सांस लेने के लिए दो रास्ते होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। मुंह के द्वारा भी सांस लिया जा सकता है और नाक के द्वारा भी सांस लिया जा सकता है, किंतु मुंह के द्वारा सांस लेना एक गलत प्रक्रिया होती है। हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया। ये बाल हवा में मिट्टी, धूल को बाहर ही रोक लेते हैं, अंदर जाने से रोकते हैं। मुंह में सांस कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हवा के धूल और हानिकारक कीटाणु भी अंदर चले जाते हैं। नाक भीतरी दीवार में श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, जो चिकना श्लेष्मा छोड़ती रहती हैं, जो अनावश्यक सूक्ष्म बैक्टीरिया को श्वसन तंत्र में जाने से रोकती हैं। देखिए, पहले नाक के द्वारा सांस को अंदर लिया जाता है, फिर जो श्वसन नलिका होती है, डक्ट पाइप होती है, वो पाइप के द्वारा सांस को अंदर ले जाया जाता है। उसके द्वारा जो कार्य का हमारे संपादन किया जाता है, प्राय आपने 4.5 से 5 इंच के बीच खोखली एक नली होती है, जो गले से टोटली अंदर जाती है। यह भोजन की नली के साथ गले के नीचे वक्षाकार में चली जाती है। वक्षाकार के नीचे सिरे का पर चलकर इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। इसकी एक शाखा दाएं फेफड़े में और दूसरी बाएं फेफड़े में चली जाती है। ये दोनों शाखाएं वायु नली कहलाती हैं। श्वास नली और वायु नली फेफड़े में जाने के प्रधान वायु पथ है। स्वर यंत्र संपादित करता है, जो हमारे अंदर स्वर, जब ही हमारी सांस अंदर और हवा बाहर जाती है तो हमारे स्वर यंत्र जो होते हैं उससे आवाज़ निकलती है। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग जो होते हैं उसके लिए हम आपके लिए श्वसन तंत्र के लिए जीभ के मूल पीछे जो कंठी काष्ठ के नीचे कंठ, जो जिसके द्वारा हमारे कंठ लायरिंक्स जिसे कहते हैं, उसके जिसके द्वारा वायु यंत्र, जिस स्वर यंत्र होता है, नाक से ली हुई हवा कंठ से होती हुई इसी में आती है। इसके सिरे पर एक ढक्कन सा होता है जिसे स्वर या यंत्र कहते हैं। यह ढक्कन हर समय खुला रहता है, किंतु खाना खाते समय यह ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे भोजन स्वर यंत्र में न गिरकर पीछे अन्न प्रणाली में गिर पड़ता है। कभी कभी रोगों के कारण यह असावधानी से जब भोजन जल कुछ अंश स्वर यंत्र में गिर जाता है तो बड़ी जोर से खांसी आती है। इस खांसी आने का मतलब यह है कि जल या भोजन में जो अंश हैं इसमें स्वर यंत्र में गिर पड़ता है, यह बाहर निकल जाए। भोजन को हम निगलते हैं तो उस समय स्वर यंत्र ऊपर को उठता है और फिर नीचे गिरता है। इससे जब वायु प्रकाशित होती है तब स्वर उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम बोलने में बहुत सहायता प्रदान मिलती है। फुसफुस संपादित करें। फुसफुस मतलब फेफड़े के द्वारा जो हमारे सांस की प्रक्रिया होती वो कैसे होती है, इसके बारे में हम छोटा सा अध्ययन करते हैं। हमारी छाती में फुसफुस फेफड़े, हमारी छाती में दो फेफड़े होते हैं, दाएं और बायां। दाएं फेफड़ा बाएं से 1 इंच छोटा होता है पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। दाएं फेफड़ा का औसत भार 23 औंस और बाएं का 29 औंस होता है। पुरुषों में फेफड़ों स्त्रियों के फेफड़ों से भारी होते हैं। जो फेफड़ा पुरुष का होता है वह स्त्रियों से भारी होता है। फुसफुस चिकने और कोमल होते हैं। उनके भीतर अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत कोष्ठ होते हैं, जिनका वायु कोष्ठ कहते हैं। इन वायु कोष्ठों में वायु भारी होती है। फेफड़े युवावस्था में मटियाला और वृद्धावस्था में गहरे रंग का स्याही मयल हो जाता है। ये भीतर से स्पंज समान होते हैं।
दोनों फुफ्फुसों के मध्य हृदय स्थित रहता है। प्रत्येक फुफ्फुस में एक झिल्ली से घेरे रहती है ताकि फूलते और सिकुड़ते वक्त फुफ्फुस बिना किसी रगड़ से कार्य करें। मतलब जो फेफड़े होते हैं उनके बीच में हमारा हृदय होता है, मतलब हमारा दिल होता है, जिससे दोनों फेफड़ों को एक झिल्ली द्वारा घेरे रहता है ताकि ये फूलते और सिकुड़ते समय बिना किसी रगड़ के कार्य कर सकें। इस झिल्ली में विकार उत्पन्न होने में इसमें शोध हो जाता है, किंतु प्यूरिलिस नामक रोग होना कहते हैं। जब फेफड़ों में शोथ होता है तो श्वसन नलिका शोथ होना कहते हैं। जब फुफ्फुसों में क्षय होता है तब यक्ष्मा या क्षय रोग, तपेदिक या टीबी हो जाती है। जब हमारे फेफड़ों में का क्षय होने लगता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, वो घिसने लगते हैं, उसके जो छिद्र होते हैं वो बंधने लगते हैं, इस रोग को क्षय रोग या टीबी या तपेदिक कहते हैं। फेफड़ों के नीचे एक बड़ी झिल्ली होती है जिसे बच्छोदर मध्यपट या मच्छबद्ध डायफ्राम कहते हैं, जो फेफड़ों और उदर के बीच में होता है। सांस लेने पर यह झिल्ली नीचे की तरफ फैलती है, जिससे सांस अंदर भरने पर पेट फूलता है और बाहर निकलता है। फेफड़ों का मुख्य कार्य शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधियों में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर फेंकना है। यह फेफड़ों द्वारा किया जाने वाला फुफ्फुसी वायु संचार कहते हैं, जो फेफड़ों को शुद्ध सशक्त रखता है। यदि वायुमंडल हो तो फेफड़ों में दूषित पहुंचने से फेफड़े शुद्ध न रहेंगे और विकारग्रस्त हो जाएंगे। श्वास क्रिया दो खंडों में होती है। जब सांस अंदर जाती है तब इसे पूरक कहते हैं, जब सांस बाहर आती है तब इसे रेचक कहते हैं। प्राणायाम विधि से इसे सांस को भीतर या बाहर रोका जा सकता है। सांस रोकने का कुंभक कहा जाता है और भीतर सांस रोकना आंतरिक कुंभक और बाह्य सांस रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। प्राणायाम अष्टांग योग के 8 अंगों में एक अंग है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से फेफड़े शुद्ध और शक्तिशाली बने रहते हैं। फुफ्फुस में अनेक सीमांत ध्वनियाँ होती हैं, जिसे कई छोटे छोटे खंड होते हैं जो वायु मार्ग बनाते हैं। इन्हें उल्लुक कोशिका कहते हैं। इसमें जो बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं उन्हें कोशिकाओं और झिल्लीदार थैलियों के जाल से घिरी होती। यह जाल बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि यही फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन विहीन रक्त आता है और ऑक्सीजन युक्त होकर वापस फुफ्फुसी शिराओं में प्रविष्ट होकर शरीर में लौट जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त शुद्ध होती है। यही वह स्थान है जहाँ उल्लुक कोशिकाओं में उपस्थित वायु तथा वायु वाहिकाओं में उपस्थित रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसके लिए सांस का आना जाना होता है। सांस लेने को श्वास और सांस छोड़ने को प्रवास कहते हैं। श्वास प्रवास क्रिया को ही श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन की गति साधारण स्वस्थ मनुष्य के एक मिनट में 16 से 20 बार तक सांस लेता है। भिन्न भिन्न आयु में इसका जो संख्या होती है अलग अलग होती है। जो संपूर्ण मनुष्य जो वयस्क होता है वो 16 से 20 बार एक मिनट में सांस लेता है। 2 महीने से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो सांस लेने की गति होती है वो 35 प्रति मिनट होती है, 35 बार प्रति मिनट होती है। 2 साल से 6 साल तक 23 बार प्रति मिनट होती है और 6 साल से 12 साल 20 प्रति मिनट होती है और 12 साल से 15 साल तक 18 मिनट और 15 साल से 21 तक 16 से 18 होती है। उपयुक्त श्वास गति व्यायाम और शोध आदि से बढ़ जाया करती है, किंतु सोते समय या आराम करते समय श्वास गति कम हो जाती है। कई रोगों में जैसे निमोनिया, दमा, क्षय रोग, मलेरिया, पीलिया, दिल में और गुर्दों के रोगों में भी श्वास गति बढ़ जाती है। इस प्रकार ज़्यादा अफीम खाने से मस्तिष्क में चोट लगने के बाद मस्तिष्क कुछ रोगों से यही श्वास गति को कम कर देते हैं।